शुरू हो गया है ना। वेलकम टू यूपीएससी सिविल एस्पिरेंट। आज हम यूपीएससी का फॉर्म फिल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करूंगा मैं आपको आपके जितने भी डाउट हैं उनको सब सॉल्व करूं। यहाँ पे मैं खुद का ही फॉर्म फिल कर रहा हूँ। चीज़ें सावधानी के साथ में चलेगी और जहाँ तक होगा वीडियो की ड्यूरेशन थोड़ी सी लंबी जा सकती है। आप थोड़ा सा सब्र के साथ में देखना, आपके जितने भी डाउट है वो सारे सॉल्व हो जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप आप फॉर्म को फिल कर लेंगे। इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है नहीं। और इस बात को भी ध्यान में रखना कि जहाँ तक हो सके फॉर्म को आप लैपटॉप पे फिल करना, ना कि मोबाइल पे, क्योंकि यूपीएससी का काम ऐसा ही है, थोड़ा सा ढीला काम है। वेबसाइट कब बीच में रुक जाए कोई पता नहीं है, इसके कारण लैपटॉप पे होगा तो चीज़ें थोड़ी सी बेटर काम करेगी। ठीक है। सबसे पहले आप क्रोम पे आ जाना। क्रोम पे आने के बाद में थोड़ा बहुत खुद के बारे में तो इंट्रो बता दूँ। माय नेम इज़ मुकेश पुखराज। अगर आप मुझे पहले से जानते हैं तो बढ़िया है, नहीं जानते हैं तो मैं आपके लिए आपका सीनियर, आपका मेंटर, जो समझना चाहे आप समझ सकते हैं। और इस तरीके के वीडियो अगर आपको ज़रा भी अच्छे लगते हैं तो लाइक और कमेंट और बाकी जो कुछ मन करे आप कर सकते हैं। ठीक है, प्यारे से कमेंट जरूर करना, मज़ा आएगा मुझे भी पढ़ के। अब आप यहाँ पे आके क्रोम पे आके आप सीधा सर्च करेंगे यूपीएससी NIC.com। यहाँ पे यूपीएससी ऑनलाइन, NIC क्या, यूपीएससी ऑनलाइन .in पे आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर यूपीएससी ऑनलाइन सीधा करेंगे तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी क्योंकि पॉपुलर है। तो पहले नंबर पे आपको वेबसाइट देखने को मिल जाएगी यूपीएससी ऑनलाइन करके, क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में आपके पास में पोर्टल खुल जाएगा। वैसे वेबसाइट है यूपीएससी की, थोड़ी धीरे काम करती हैं, अभी वैसे कर रही है। ठीक है। अब आप ये देखिए, यहाँ पे जैसे आप होम पेज पे आएंगे तो यहीं पे आपको अकाउंट बनाने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्रेश न्यू अकाउंट बनाना है। इस बात को ध्यान में रखना कि अगर आपने लास्ट ईयर फॉर्म फिल किया है तो भी आपको बिल्कुल नया रजिस्ट्रेशन ही करना है। काफ़ी लोग सवाल कर रहे थे कि मैंने लास्ट ईयर फॉर्म फिल किया था, मैंने OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन उस समय किया था, क्या मुझे फिर से प्रोसेस करनी है? हाँ, आपको बिल्कुल प्रोसेस फिर से नया तरीके से शुरू करनी होगी। आपको यहाँ पे आके क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे एक बार टिक करके आप प्रोसेस फॉर अकाउंट क्रिएशन, इसके ऊपर आगे बढ़ सकते हैं। स्क्रीन पे दिख तो रहा है ना सब कुछ चीज़ें? दिख रही होगी शायद। आप जैसे आएँगे, इससे पहले मैं थोड़ा-सा खुद को इस साइड ले लेता हूँ। हाँ, तो आप जैसे ही स्क्रीन पे आएँगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपकी ईमेल आईडी डालने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी डालेंगे और इसको यहाँ पे कन्फर्म करेंगे। इस बात को ध्यान में रखेंगे कि आप ईमेल आईडी वो यूज़ करेंगे जो आपकी चल रही है। ऐसा ना हो कि बाद में वो बंद हो जाए। यूपीएससी के जितने भी ओटीपी वगैरह फ्यूचर में आएगी, वो आपके ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पे ही आएगी। तो इसके कारण थोड़ा सावधानी के साथ में पढ़ना। एक व्यक्ति मुझे कमेंट कर रहा था कि सर मैंने फॉर्म तो फिल कर दिया और मेरी जो सिम थी वो किसी कारण से मुझे बंद करनी पड़ रही है, तो अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा, मौज करो। सीधी सी बात है कि अगर आप थोड़ी भी सावधानी नहीं रखेंगे तो आप यूपीएससी का फॉर्म भरने लायक है ही नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी रखेंगे तो चीज़ें बेटर हो जाएगी। तो ईमेल आईडी डाल के, तो एक बार ईमेल आईडी डाल के अपन ओटीपी ले लेते हैं, कैप्चा डाल के क्लिक करके ओटीपी ले लेंगे। जैसे आप ओटीपी लेंगे आपके पास में दूसरा ऑप्शन खुल जाएगा आपका फ़ोन नंबर डालने का। तो उसको एक बार के लिए फिल कर लेते हैं, फ़ोन नंबर वाले ऑप्शंस पे बढ़ते हैं। उसको थोड़ा-सा मैं हाइड कर लेता हूँ, ठीक है? हुँ, ठीक है, ऑल ओके। फ़ोन नंबर डालने के बाद में कैप्चा फिल करेंगे। ठीक है, थोड़ा मैं धीरे-धीरे चल रहा हूँ ताकि सबको समझ में भी आ जाए। और मुझे नहीं लगता कि जल्दबाजी के लिए, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं व्यूज़ के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं खुद का फ़ॉर्म फिल कर रहा हूँ और आपकी मदद कर रहा हूँ। व्यूज़ के लिए काम कर रहा होता तो थोड़ा जल्दबाजी से करता ताकि लोग बोर ना हो, वीडियो छोड़ के भागे नहीं। ऐसा अपना कोई मोटो है नहीं। और जैसे ही आप फ़ोन नंबर डाल के कंफर्म करते हैं, आपका यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है, जो आपका पहला रजिस्ट्रेशन का काम है, वो यहीं पे क्लिक हो जाता है, यहीं पे आपका काम शुरू हो जाता है। ठीक है? ठीक है? मोबाइल नंबर हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरिफाइड। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके पासवर्ड आपको जनरेट करने हैं। पासवर्ड का रूल ध्यान में रखना। पासवर्ड में आप एक जो अक्षर रखेंगे वो कैपिटल में रखेंगे, एक स्मॉल में रखेंगे, एक स्पेशल कैरेक्टर रखेंगे। स्पेशल कैरेक्टर का मतलब कोई डॉलर, एट द रेट, कुछ भी परसेंटेज वगैरह, कुछ भी स्पेशल जो डॉलर होता है उसको लग सकते हैं। ठीक है? मैं आपको थोड़ा स्क्रीन पे दिखा देता हूँ किस तरीके से। जो भी आप रखेंगे, एक स्पेशल कोई भी नाम जैसे कि इसको शो करता है। ठीक है? एक कोई भी स्मॉल वर्ड ले लेना, एक बड़ा वर्ड ले लेना, एक नंबर ले लेना, एक स्पेशल कैरेक्टर ले लेना। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपका फिल हो जाएगा और 8 नंबर का होना चाहिए। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे और ऐसा करके आप आपका यहाँ से प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हैं। तो एक छोटा-सा कोई पासवर्ड वगैरह रख के इसको मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। थोड़ा-सा हाइड कर लेता हूँ, अदरवाइज़ बाद में
आप लोग मेरी आईडी को खोल के देखेंगे, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा पासवर्ड बना लेता हूँ यहाँ पे। और इसी पासवर्ड को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी का ऑप्शन सही नहीं। ठीक है। और ये यहाँ पे क्लिक करके आप अकाउंट को बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा अकाउंट यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। कंटिन्यू टू लॉगिन, अब आप यहाँ पे कंटिन्यू टू लॉगिन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप कंटिन्यू टू लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास में ये ऑप्शन खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका फिर से फ़ोन नंबर डाल के, जैसे आपने ओटीपी ले ली ना, तो आपके पास में ये विंडो खुल जाएगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपने जो मोबाइल नंबर डाला था वो डाल के ओटीपी लेके रजिस्टर कर सकते हैं। तो अभी हमने जो मोबाइल नंबर डाला था उससे अपन शुरू करते हैं। हम्म, इसको थोड़ा हाइड करना पड़ेगा बार बार बीच बीच में, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है। ठीक है, ओटीपी डालते हैं, ओटीपी आ जाएगी अभी। ओटीपी भेज दी है इन्होंने और मेरे पास में ओटीपी आ भी गई है। और वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करके अपना ये यहाँ पे वन टाइम जो पहला अकाउंट जो बना था वो अपना अकाउंट यहाँ पे बन चुका है। अकाउंट बनाने की प्रोसेस मैंने आपको बता दी, बहुत ईजी है। फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी डाल के आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। अब अपन दूसरे ऑप्शंस पे आते हैं जो है यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन। जो यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन ये सबके लिए कॉमन रहेगा, इसको आपको फिल करना रहेगा और ये लगभग सबके लिए कॉमन प्रोसेस है, ठीक है। तो इसके लिए आप सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को एक बार क्लिक करके पढ़ लेना, इंस्ट्रक्शन क्या है वो भी समझ लेना, ठीक है। सबसे पहले आपका नाम है, तो जो नाम है कुछ इस तरीके से, फर्स्ट नाम में आपका पहला, सेकंड नाम में अगर अगर आपका नाम 3 वर्ड का है तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं। वैसे मैं आपको सारी चीज़ आगे बता दूंगा, ठीक है, जो भी है एक बार मैं खुद ही देख लेता हूँ, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ वगैरह क्या है, नेम साइज ओनली इफ यू हैव एवर चेंज योर नेम फुल करेक्टेड एंड नॉट कीप नेम चेंज गेजेटेड डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्मेट नेम चेंज एंड, ठीक है। Education certificate and the detail mentioned in it. This included board name, year of passing, roll number, registration number, other Aadhaar card, mobile link, ठीक है। And important, ensure that all the document are original, validate, and the ID card should be JPG format and with file name, ID card and document size between 20 KB to 200 KB, ठीक है। और देख लेते हैं इसको भी, an active link to receive the OTP और तो आइडेंटिफाई, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने पढ़ा है वो आपको समझा देता हूँ। इस बात को ध्यान में रखना, जब आप यहाँ पे फॉर्म को फिल करने वाले होंगे उस समय आपका जो आधार कार्ड है वो आपके मोबाइल नंबर के साथ में लिंक होना चाहिए, क्योंकि आप जब आधार कार्ड को लिंक करेंगे तो आपके पास में ओटीपी आएगी। अब इस बात को ध्यान में रखना, काफ़ी लोगों के साथ में क्या खेल हो गया है कि लोगों के फादर का जो मोबाइल नंबर है वो लिंक है, तो आप जाके अपने आधार कार्ड को चेंज करवाइए। बड़ी प्रोसेस नहीं है, आप आधार सेंटर पे जाएँगे, छोटा-सा फॉर्म फिल करेंगे और आपका आधार कार्ड चेंज हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखना, ठीक है? तो इसको अपन प्रोसेस फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन क्लिक करते हैं यहाँ पे। हो जाएगा क्या? क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है। एक बार यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो वो बाद में चेंज नहीं होगा। इसको भी आप थोड़ा बाद में पहले ध्यान में रखना, ठीक है? तो फॉर्म फिल करना शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले अपना नाम वगैरह डाल के ख़त्म करते हैं, ठीक है? नाम डाल दिया मैंने, ठीक है। अब डालते हैं, वैसे तो लैपटॉप के अंदर कुछ चीज़ें सेव होती है तो वहीं से काम हो जाता है। जेंडर डाल देते हैं मेल। आप पढ़ते रहना साथ-साथ में, मैं आपको बोलते जाऊँगा। सबसे पहले आपको आपका नाम डालना है और याद रखना जो फुल नेम है वो आपके 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। ध्यान रखना इसको, ठीक है? ये सवाल ये इसके लिए मैं बता रहा हूँ, इज़ द अबव नेम ऑफ द सेम एज द प्रिंटेड ऑन द 10th क्लास मैट्रिक और सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द बोर्ड एग्जामिनेशन, यस। अब यहाँ पे इस बात को ध्यान में रखना, क्या है कि एक खेल आपको यहाँ पे बता देता हूँ जो यूपीएससी ने यहाँ पे मेंशन किया है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके 10th की मार्कशीट में नाम और ओरिजिनल नाम दोनों डिफरेंट है।
अगर आपका डिफरेंट नाम है तो यहाँ पे आप नो पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका सेम नहीं है तो यहाँ पे आप नो पे क्लिक करेंगे और आई एम प्रोसेसिंग विद गेजेटेड नोटिफिकेशन चेंज माई नेम, ठीक है, ये इसके लिए नहीं है, नो, ठीक है, ठीक है। ये अब आपको थोड़ा सा बता देते हैं इसकी प्रोसेस क्या है, इसका मतलब क्या है, वो भी अपन समझ लेते हैं। देखिए, अगर आपके 10th की मार्कशीट का नाम और आपके ओरिजिनल नाम दोनों डिफरेंट हैं, ऐसा हो सकता है क्योंकि मेरे पास में एक दो स्टूडेंट ने मुझे बताया अभी कि सर मेरी जो 10th की मार्कशीट पे जो नाम है उसके अंदर शुरुआत में कुमारी या फिर आगे कुमार वगैरह कुछ लिखा हुआ है। ज़्यादातर प्रॉब्लम गुजरात वाले लोगों को आ रही है कि गुजरात में वो लोग पीछे भाई वगैरह कुछ लगा देते हैं। ओरिजिनली जो नाम है, जो सभी डॉक्यूमेंट्स में नाम है, वो सिंपल नाम है। फॉर एग्जांपल मेरा नाम मुकेश, कोई और नाम ले लेते हैं, सुरेश करके नाम ले ले लेते हैं, सुरेश प्रसाद। लेकिन आपके 10th के अंदर मार्कशीट में नाम लिखा हुआ है भाई सुरेश प्रसाद। आपका ओरिजिनल नाम डिफरेंट है और आपके 10th की मार्कशीट का नाम डिफरेंट है। इस केस में आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपके 10th की मार्कशीट का नाम और आपका जो आप यहाँ पे जो नाम मेंशन कर रहे हैं वो सेम है। अगर येस तो आप येस पे क्लिक करेंगे और अगर नो तो आप नो पे क्लिक करेंगे। बाकी अगर आपने आपका नाम बदलवाया है, इन केस बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपना नाम बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं। नाम बदलने का मतलब होता है कि आपने आपका नाम ही बदल दिया है। आपने आपका नाम सुरेश से रमेश कर दिया है और जब अपन नाम बदलते हैं तो वो इतना इजीली नहीं बदलता है। अपन एक गेजेटेड डॉक्यूमेंट में प्रिंट करवाते हैं और अपन न्यूज़पेपर में भी देते हैं कि भाई मैं अपना नाम बदला हूँ। अगर ऐसा कुछ हुआ है तब भी आप यहाँ पे क्लिक करना सेकंड ऑप्शंस पे, अदरवाइज यहाँ पे आप नो पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ऑल्दो मेरे 10th का नाम और रियल नाम सेम है तो मैं येस पे क्लिक करके आगे कंटिन्यू करूँगा। जब आप येस पे आगे कंटिन्यू करेंगे तो आपको बाकी चीज़ें फिल करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो सेम जैसा बताया वैसे वैसे वो फिल हो जाएगा। इसके बाद में अपन जन्म डेट वगैरह डाल के इसको कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। मैं इसको थोड़ा सा हाइड कर लेता हूँ। हाइड तो कैसे करें, एक काम करते हैं ना, इसको थोड़ा सा रोक के आगे बढ़ के सीधा फिल करके मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। देखिए इस पोर्टल पे आपको क्या क्या फिल करना है। आपको आपका नाम, आपकी जन्म डेट और आपके फादर एंड मॉम का नाम आपको यहाँ पे डालना है। गार्जियन का नाम डालना ज़रूरी नहीं है, अगर आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं चाहे तो आप इसको डायरेक्टली लीव करके छोड़ सकते हैं। इसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे और सबमिट पे क्लिक करके, ठीक है, सबमिट एंड सक्सेसफुली, ठीक है, पहला तो काम अपना हो गया। अब काम है अपना आधार कार्ड का, तो आप यहाँ पे आधार कार्ड आपको अपलोड करना पड़ेगा। हैज आधार कार्ड हैज़ बीन इश्यूड टू यू, आई हैव, यस आई हैव आधार कार्ड एंड कंसेंट टू वेरीफाइड वर्चुअल, ठीक है, एंड आई डू नॉट वांट टू प्रोसीड विद आधार कार्ड वेरिफिकेशन। तो फिर क्या होता है, चलता है कि नहीं चलता है, आई डू नॉट वांट टू प्रोसीड विद आधार कार्ड वेरिफिकेशन, यस आई वांट एंड कंसेंट प्रूफ, ठीक है। एक बार देखते क्या क्या प्रोसेस आती है कि अपन आधार कार्ड के साथ में चल सकते हैं और बिना आधार कार्ड के साथ में भी चल सकते हैं क्या। ठीक है, आई डू नॉट वांट टू प्रोसीड विद आधार कार्ड। देखिए यहाँ पे सीधा सा फीचर है, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप चाहे तो आधार कार्ड के साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं और यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं बिना आधार कार्ड के चलने का। तो एक बार देखते हैं क्या होता है। और वैसे अगर आप आधार कार्ड के साथ में चलेंगे तो क्या होगा, आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे, आपको आधार कार्ड के नंबर डालने होंगे और आप डाल के आपका वो आधार कार्ड डालेंगे तो आपके पास में ओटीपी आ जाएगा। एक बार देखते हैं क्या फीचर बताता है, ठीक है, ओके करके। क्या दिक्कत आ रही है, चल क्यों नहीं रहा है ये। मैं नीचे दिए गए आधार संख्या धारक अपने सहमति संकट नई दिल्ली जन्मदिन मोबाइल नंबर का उपयोग भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के साथ प्रमाणीकरण के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आपको आधार कार्ड के आधार नंबर डालने हैं। आधार नंबर डालने के बाद में आपको कैप्चा फिल करना है और गेट आधार ओटीपी। तो आप सीधी सी बात समझ सकते हैं, आधार नंबर डालेंगे और आपके नंबर पे ओटीपी आएगी। तो अगर आपका आधार कार्ड आपके पापा के नंबर के साथ में लिंक है तो ध्यान में रखना कि चेंज करवा लेना, वही फ़ायदा रहेगा, ठीक है। एक बार के लिए अपन बिना आधार कार्ड के साथ में कंटिन्यू करते क्या होता है, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो फिर आप किसी दूसरे आईडी कार्ड के साथ में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वैलिड आईडी कार्ड आपका होना चाहिए। और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, फेच, अच्छा, जो आपका पैन कार्ड वगैरह है वो आपका डिजी लॉकर से कनेक्ट होगा, ठीक है। और वोटर आईडी, सिंस यू हैव डू नॉट ऑप्ट फॉर आधार कार्ड वेरिफिकेशन, पैन डीएल में भी रिपोर्ट फॉर द एग्जामिनेशन सेंटर और अर्लियर अदर देन कैंडिडेट फॉर द वेरिफिकेशन। अब इस बात को ध्यान में रखना कि अगर आप आधार कार्ड के सिवा किसी और डॉक्यूमेंट को यूज़ करते हैं तो आप जब सेंटर पे जाएंगे उस समय आप 1 घंटे पहले जाना,
क्योंकि वहाँ पे वेरिफिकेशन में आपको टाइम लग सकता है, इसके कारण ये पहले बता रहा है कि आधार कार्ड नहीं है तो आपको वेरिफिकेशन में टाइम लग सकता है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, करके इसको आगे बढ़ाते हैं। क्या आ रहा है आपको यहाँ पे अपलोड करना रहेगा, डाल देते हैं, कुछ भी नंबर डाल के कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, वैलिड आधार कार्ड नंबर, वोटर कार्ड नंबर। अब देखिए सिस्टम ये है कि मेरा जो ओरिजिनल फॉर्म फिल करने की प्रोसेस है उसको एक बार के लिए थोड़ा सा अवॉइड करके मैं सारे ऑप्शंस खोल के देख रहा हूँ, ताकि आप सब लोगों को पता रहे कि क्या क्या फीचर हैं। तो एक बार मुझे अपना वोटर आईडी कार्ड ढूंढना पड़ेगा, वो कहाँ पे है। रोकते हैं इसको थोड़ा सा। हाँ, वोटर आईडी कार्ड मिल गया है। वोटर आईडी कार्ड से एक बार के लिए कंटिन्यू करते हैं। मेरे पास आधार कार्ड है, पर एक बार मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ कि क्या सिस्टम इसका आ रहा है। ठीक है, वैसे वोटर आईडी कार्ड के साथ में ही आधार कार्ड के साथ में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एक बार इसको डाल के चेक करते हैं होता क्या है। और आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं दूसरे नंबर से कर रहा हूँ। मेरा जो ओरिजिनल एक बार के लिए ओटीआर जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो हो रखा है, वो दूसरे नंबर से हो रखा है। यहाँ पे सिर्फ मैं आपके लिए एक नया नंबर के साथ में कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसके कारण मैं आधार कार्ड अपलोड नहीं कर रहा हूँ। आधार कार्ड अपलोड करता तो चीज़ें कंटिन्यू नहीं होती। ठीक है, और मैं इसको वैसे फाइनल सबमिट नहीं करूँगा, बीच में रोक दूंगा, फिर मैं अपना जो ओरिजिनल आईडी है उसके साथ में कंटिन्यू करूँगा। वैसे समझ में नहीं आया तो इट्स ओके, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। वोटर कार्ड कब इश्यू हुआ उसकी डेट भी आपको लिखनी है। ये हो रखा है किस 02/2019। ठीक है, यहाँ पे आपका वोटर कार्ड की अपलोड करना है, और क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए कुछ इस तरीके से डालना है। उसका नाम आपको क्या, गाइडलाइन फॉर पैन कार्ड। ठीक है, और वोटर कार्ड के लिए कुछ ये है, और इसके साथ में क्या है, फाइल नेम आईडी कार्ड होना चाहिए। तो एक बार डाल देते हैं, कुछ भी आईडी कार्ड डाल देते हैं, क्या दिक्कत है। यहाँ पे अपलोड करते हैं, क्या सिस्टम आता है। ओके, एक्सेप्ट। ठीक है, आप आधार कार्ड डालेंगे तभी आपको ये फीचर करना है। ठीक है, ध्यान रखना है इसका। तो अपन कुछ भी डाल देते हैं। हम्म, साइज भी छोटी चाहिए, बहुत सारे फीचर हैं। अरे यार, इसको डाल के देखते हैं। इसका नाम आधार कार्ड है, इसका बनाते हैं आईडी। क्या लिखना है, आईडी कार्ड नाम होना ज़रूरी है। अगर आईडी कार्ड नाम नहीं होगा तो चलेगा नहीं। फिर से इसको करते हैं। प्रोसेस बहुत लंबी जाने वाली है, टाइम आपका भी लग रहा है मुझे पता है, पर चीज़ें कंटिन्यू करना ज़रूरी है। ठीक है, ये अपलोड हो गया। एक बार अपलोड करते होता है कि नहीं होता। यस, हो जाएगा। हो गया। ठीक है, मैंने ऐसे कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट डाला है, वैसे इसको मैं आगे कंटिन्यू करूँगा नहीं, इसको कैंसिल करना पड़ेगा बाद में। ठीक है, यहाँ पे मैं फर्जी चीज़ें डाल रहा हूँ। ठीक है, तो इसको नंबर को भी गलत डाल देते हैं, नहीं तो फिर बाद में कुछ दिक्कत हो जाएगी। और नेक्स्ट रिव्यू। ठीक है, और यहाँ पे सबमिट करके आगे बढ़ते हैं एक बार के लिए। यस पे यू वांट टू सबमिट योर सबमिट। ठीक है, प्रोसीड। यू वांट टू कंटिन्यू आईडी। यस, प्रोसीड। ओके, सबमिट हो गया। अब इसका वापस से एडिट करने का भी ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको आपके 10th की मार्कशीट को डालना है, और 10th की मार्कशीट डालने के बाद में आप आपका जो वेरिफिकेशन है वो यहाँ पे आपका पहला प्रोसेस खत्म हो जाएगा 10th की मार्कशीट डालने के बाद में। ठीक है, यहाँ तक की जो भी प्रोसेस थी वो मैंने समझा दिया आपको। सबसे पहले क्या करना था, आपको फ़ोन नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद में आपको नाम, आपके पापा का नाम और आपके मम्मी का नाम डालना है। उसके बाद में आपको आपका आधार कार्ड डालना है। मैंने तो यहाँ पे एक फर्जी डॉक्यूमेंट डाल के कंटिन्यू किया है, क्योंकि मेरा ओरिजिनल जो आईडी है वो बनी हुई है, और उसमें ये प्रोसेस आएगी नहीं। मुझे आपको समझाना था, इसके लिए प्रोसेस मैंने की है। उसके बाद में आप आधार कार्ड डालने के बाद आप आपके 10th की मार्कशीट को डालेंगे, और फिर आपके पास में ऑप्शन आ जाएगा प्रीव्यू करने का, यानी कि आप इसको एक बार के लिए देख सकते हैं। ये करने के बाद में आपका यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यहाँ तक की प्रोसेस मैंने आपको बता दी है।
और उसके बाद में कंटिन्यू करेंगे और इसके बाद में आप आ जाएंगे कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पे। ठीक है, अब इसको पहले ही किसी को भी कंटिन्यू नहीं करना है, इसको काटते हैं सबसे पहले, तो लॉग आउट कर देते हैं। ठीक है, अब अपनी ओरिजिनल आईडी पे आ जाते हैं जहाँ से हमको फॉर्म फिल करना है। ध्यान में रखना मैंने आपको क्या क्या बताया है। अभी अपन लॉगिन करके कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे, क्योंकि हमने यूनिवर्सल जो रजिस्ट्रेशन है उसको मैंने कर लिया है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, फिर से एक बार के लिए यूपीएससी की वेबसाइट पे आते हैं। यूपीएससी की वेबसाइट पे आके लॉगिन कर लेते हैं। यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन हो गया है आपका, तो आप डायरेक्ट लॉगिन करके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब देखिए प्रोसेस देखिए, सबसे पहले क्या है, अकाउंट बनाया, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन कर दिया, और उसके बाद में अभी अपन कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। ये जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है ये सबके लिए सेम रहेगा। आप आगे यूपीएससी का कोई भी एग्जाम देंगे तब आपको सबके लिए सेम रहेगा। ठीक है, तो अब इसको फिल करने के लिए सबसे पहले अपन फिर से लॉगिन कर लेते हैं। मैं लॉगिन करके यहाँ तक आता हूँ। ठीक है, देखिए आपने क्या क्या कर लिया, आपने यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन कर लिया। इसके बाद में आपको आना है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पे, और यहाँ पे अपन फास्ट में चलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपको पता होगी। सबसे पहले डालना है क्या आप इंडिया के सिटीजन हैं, यस। और अगर नहीं है तो आप नो पे क्लिक करेंगे, तो यस मैं सिटीजन ऑफ इंडिया हूँ। ओके, आप क्या माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, अगर यस तो यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करेंगे। और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें थोड़ी बेटर दिखे। इसको यहाँ पे ले लेता हूँ। अटका तो नहीं है, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं ताकि आपको बेटर दिखे। ठीक है, अब ऑप्शंस आप ध्यान से देखना। सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया है, यस है, क्लिक करेंगे। माइनॉरिटी है या नहीं है, नहीं है। आपकी मदर टंग क्या है, हिंदी, हिंदी करेंगे। कहाँ से रहने वाले हैं, मैं राजस्थान से हूँ तो राजस्थान पे क्लिक किया। आप मैरिड है या अनमैरिड है, सारी चीज़ यहाँ पे डाल दी। बाकी इन्फॉर्मेशन आप डाल देंगे, आपका जिला कौन सा है, सारी इन्फॉर्मेशन जो जरूरी है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, और फिर आप, ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जा रही है। ठीक है, अब आपके फ़ोन नंबर वगैरह यहाँ पे डाल सकते हैं जो आपसे पूछा जा रहा है। इसको है ना, मुझे लग रहा है यहाँ पे मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन काफ़ी कुछ दिख जाएगी, तो इसको थोड़ा-सा बड़ा कर लेते हैं, और मैं आपको बीच में आ जाता हूँ मैं। क्या किया जाए कुछ समझ नहीं आ रहा, फॉर्म फिल करना और आपकी सहायता भी करना और इन्फॉर्मेशन भी ना दिखे किसी की। ठीक है, ऐसे करते हैं। ऐसे नहीं तो ऐसे करते हैं। काम करना पड़ेगा, इसको सेट करना पड़ेगा। क्या किया जा सकता है बताइए? हुँ। अब मैं बीच-बीच में बोलता जाऊँगा, वो आप सुनते जाना, ठीक है? क्योंकि मैं अपनी इन्फॉर्मेशन दिखा नहीं सकता, मुझे इसका भी थोड़ा ध्यान में रखना है। तो अपन क्या करेंगे कि बीच वाली जो इन्फॉर्मेशन है उसको थोड़ा-सा हाइड कर लेंगे, ठीक है? और फिर अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे बोलता जाऊँगा और आप सुनते जाना कि क्या-क्या इन्फॉर्मेशन आपसे माँगी जा रही है। आपको आपके फ़ोन नंबर डालने हैं, आपको आपकी जगह जहाँ से आप रहने वाले हैं वो जानकारी आपको यहाँ पे फ़िल करनी है। आप आपके व्हाट्सएप नंबर डाल के नेक्स्ट करके कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद में आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फ़िल हो जाएगी, सबमिट करेंगे। डू यू वांट टू, यस, ठीक है, ये आपका फिल हो गया। इसके बाद में आप आपके पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। अब आप आपके पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन, आपके पिताजी का नाम, उनकी जो करंट स्थिति है वो अभी जिंदा है या नहीं है, उस इन्फॉर्मेशन को डालेंगे। उनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, वो करते क्या हैं, उसको आप मेंशन करेंगे। आप आपके माता जी के बारे में इन्फॉर्मेशन डालेंगे, जो इसमें मांगी जा रही है वो आप सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है, एक बार के लिए एडिट का ऑप्शन आ रहा है तो एडिट करके भी अपन देख लेंगे। ठीक है, एडिटिंग करने की तो वैसे ज़रूरत है नहीं। एनुअल इनकम आपसे पूछी जा रही है, एनुअल एनुअल इनकम कितनी है वो आप डालेंगे। सिटीजन कहाँ के वो आप मेंशन कर देंगे। एक बार के लिए इसको एडिट करके ही देख लेते हैं, कुछ और आ रहा है क्या? नहीं। ये ऑप्शन आ रहा है कि आपको आपके माता की पिता की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आके कंटिन्यू करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, और आप सबमिट करके आगे बढ़ सकते हैं। यस, फिर आप अपना सोशल कैटेगरी इन्फॉर्मेशन को फिल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सारा खेल यहाँ पे शुरू हो जाएगा। अभी इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, जितने भी लोग ओबीसी, एसटी, एससी कैटेगरी से बिलोंग करने वाले लोग हैं वो आप ध्यान में रखना कि जब आप रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आप जो भी सर्टिफिकेट यूज़ करेंगे वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। इसको आप ध्यान में रखना। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि आप बिना सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट यूज़ करें और आपका काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो आप आपका सर्टिफिकेट डालेंगे, और यहाँ पे एडिटिंग का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है सोशल वाले में, क्या दिक्कत है, ये एडिट क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे? एक बार देखते हैं क्या दिक्कत है।
अब आप देखिए कि जब आप अपना सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे तो उसमें कुछ एक नियम ध्यान में रखना। आपका सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, ना कि स्टेट लेवल का। सेंट्रल लेवल का होना ज़रूरी है। दूसरी बात, वैसे यूपीएससी का हर साल का नियम था कि सर्टिफिकेट 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। वैसे अभी मैं देख रहा हूँ यूपीएससी ने ऐसा कोई रूल मेंशन किया नहीं है अलग से, लेकिन फिर भी मैं आपसे बोलूँगा कि आपका सर्टिफिकेट 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, रिन्यू करवा देना। और एक बार के लिए फिर से मैं विज़िट कर लेता हूँ साइट को, देख लेता हूँ, उसमें कहीं पे मेंशन है या नहीं है। मैंने कुछ गलती आपको बता दी, यूपीएससी ने मेंशन किया है। अगर आप पिछले साल ऐसा था कि यूपीएससी ने साइट पे ही मेंशन किया था। इस बार ऑफ़िशियल जो नोटिफ़िकेशन है, उसमें मेंशन कर रखा है, आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। और ये नियम किसके लिए है? एक तो ओबीसी, और ओबीसी में जो लोग नॉन क्रीमी लेयर से बिलॉन्ग करते हैं उनके लिए, और साथ में जो लोग ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जो लोग बिलॉन्ग करते हैं, उनके लिए जो सर्टिफिकेट बनेगा वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अगर आपने लास्ट ईयर यानी कि पिछले साल जब फॉर्म भरा था, तब अगर आपने सर्टिफिकेट बनाया था तो वो इस साल काम नहीं करेगा। बाकी यूपीएससी का नियम होता है कि आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो ओबीसी के लिए पिछले 3 साल के इनकम के ऊपर बना हुआ होना चाहिए, इनकम क्राइटेरिया के ऊपर। अब इसको मैंने बहुत से जगह पे कंफर्म किया, मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट में जो एसडीएम ऑफिस है वगैरह, वहाँ सब जगह जाके कंफर्म किया कि 3 साल का प्रावधान क्या है, 3 साल का प्रावधान क्या है। पर मोटा-मोटी तौर पे किसी को नहीं पता है, क्योंकि सर्टिफिकेट यूज़ुअली 1 साल का ही बनता है। ओवरऑल मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, जो इसका नियम है, जो मैंने 1-2 सीनियर लोगों से पूछ के पता किया, तो नियम ये है कि 3 साल का बनेगा। तो जब आप बनवाने जाएँगे तो वो आपका 3 साल का डाटा भी देख सकते हैं और 1 साल का डाटा भी देख सकते हैं। ओवरऑल कहने का मतलब ये है, 3 साल का फाइनेंशियल ईयर का मतलब ये है, नियम ये है कि आपका 3 साल का इनकम के बेस के ऊपर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट बनेगा। इसका मतलब ये है कि आप जब ओबीसी के लिए खुद को बता रहे हैं कि मैं ओबीसी के लिए एलिजिबल कैंडिडेट हूँ, तो एक बार के लिए खुद कंफर्म कर लेना कि आप पिछले 3 साल से जो इसके इनकम का क्राइटेरिया है, उसके नीचे आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इनकम का क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, सीधी-सी बात है, शायद आई थिंक 8 लाख है। एक बार कंफर्म कर लेना, 8 लाख ही है शायद, जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। 8 लाख ईडब्ल्यूएस के लिए है, ओबीसी के लिए कितना है? एक बार इंटरनेट पे देख लेता हूँ, ठीक है। ओबीसी इनकम क्राइटेरिया देख लेते हैं। 8 लाख है ओबीसी के लिए, सही है। अगर आपकी इनकम 8 लाख से कम है, और ये 8 लाख से कम पिछले 3 सालों में होनी चाहिए, कहने का मतलब अगर आपकी लास्ट ईयर 8 साल से कम है और उससे पहले ज़्यादा थी, तो आप एलिजिबल नहीं हैं। कहने का मतलब आपके पिछले 3 साल का अगर अपन निकालेंगे तो हर साल आपके 8 लाख से कम ही होनी चाहिए पिछले 3 सालों के रिकॉर्ड में, तभी आप एलिजिबल हैं। इसका आप ध्यान में रखना। ये यूपीएससी ओवरऑल आपसे माँग रहा है, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब यूपीएससी आपसे इनकम सर्टिफिकेट भी माँगेगा। अगर आपके पास में अभी हैं तो आप अभी अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज़ बाद में आपको क्लेरिफ़ाई करना पड़ेगा कि आपके पिछले 3 सालों में जो इनकम है वो 8 लाख से ऊपर नहीं गई है। तो ये आपको बाद में करना पड़ेगा। तो ओवरऑल जो 3 साल का नियम है वो यही है, और बाकी ईडब्ल्यूएस के लिए जो नियम है वो 1 साल का लग रहा है। ईडब्ल्यूएस के लिए 3 साल का देखने को नहीं बोला है, तो पिछले 1 साल में आप देख सकते हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे इसको अप्लाई करके मैं आगे बढ़ता हूँ, अपना सारा डाटा यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें माँगी जा रही हैं, तो एक-एक करके अपन चीज़ें मेंशन करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप डालेंगे आप किस कैटेगरी से हैं। ओबीसी हैं तो ओबीसी, एसटी हैं तो एसटी, एससी है तो एससी। जो कैटेगरी है वो आप यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है? अ देखिए, यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें मैंने पहले से फ़िल कर रखी थी, उसको मैंने गलती कर दी, है ना? इसको मैं फिर से ही एडिट कर लेता हूँ, आसानी रहेगी। तो सबसे पहले आप क्या डालेंगे? आपकी जो कैटेगरी है वो डालेंगे। फिर आप डालेंगे कि आप क्रीमी लेयर से बिलॉन्ग करते हैं या नहीं करते हैं, वो आप डाल देंगे। फिर उसके बाद में आपको आपका सर्टिफिकेट नंबर मेंशन करना रहेगा, तो आप आपका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। ऑफिस ऑफ अथॉरिटी पूछ रहा है कि इसको इश्यू करने वाली अथॉरिटी क्या है, तो यहाँ पे आप जो डालेंगे वो आप एसडीएम ऑफिस का नाम डाल सकते हैं। अगर आपका एसडीएम ऑफिस से बना है तो आप एसडीएम ऑफिस, अगर तहसीलदार ने बनाया है तो आप तहसीलदार डाल सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो भी इश्यू अथॉरिटी है उसको आप नाम यहाँ पे डाल सकते हैं, जो ऑफिस का नाम है वो आप डाल सकते हैं। अगर तहसीलदार है तो आप सीधी से डालेंगे कि आप तहसीलदार ऑफिस में जाके आपने बनाया है, उसको आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपसे पूछा जा रहा है बनाने वाला, जो इसके ऊपर साइन करने वाली अथॉरिटी है वो कौन है, तो यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं वो भी आप देख लेना। देखिए यहाँ पे आपके पास में तालुका मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर, जिसको अपन एसी के नाम से भी जानते हैं, चीफ प्रेसिडेंट मजिस्ट्रेट हैं, तहसीलदार हैं,
बहुत सारे जो नाम आ रहे हैं वो आ रहे हैं, और अगर इन सब के सिवा भी कोई है तो आप अदर्स पे क्लिक करके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मेरा ओवरऑल तहसीलदार है, तो मैं तहसीलदार कह रहे एसडीएम ऑफिस है, तो मैं एसडीएम ऑफिस यानी कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट पे क्लिक करूंगा। कहाँ से बना है उस डिस्ट्रिक्ट का आप नाम डाल सकते हैं, और इश्यू डेट क्या है उसको भी आप ध्यान में रखना। देखिए आपका जो सर्टिफिकेट अगर पहले बना हुआ है तो यहाँ पे एक चीज़ पहले से मेंशन कर रखी है कि 2025 के मतलब 31 मार्च 2025 के पहले की डेट है, तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। जैसे कि अगर 25/5 डालेंगे तो आएगा ही नहीं, सिर्फ ये मतलब जो ईयर है वो 2026 ही एक्सेप्ट करेगा। इसको आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे अपडेट कर लेता हूँ। फिर आपको आपकी कास्ट डालनी है। इफ़ योर फादर इज इन सर्विस, अगर आपके पिताजी सर्विस में है तो उसको आप डालेंगे। फिर यहाँ पे एक चीज़ डालनी है कि आपकी जो कास्ट है वो सेंट्रल लिस्ट में किस नाम से मेंशन है वो आपको डालनी है, और ये आपको आपके सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा हुआ मेंशन होता है कि आपकी कास्ट क्या है। और एक बात यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी जो कास्ट है उसका सीरियल नंबर आपको डालना है, और ये सीरियल नंबर कहाँ से निकालना है, ये आपको सेंटर की जो लिस्ट है वहाँ से निकालना है। कैसे निकालेंगे उसके लिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा होगा, क्लिक हियर टू सी लिस्ट। आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास में एक पीडीएफ खुल जाएगी, ठीक है। और ये भी खुल नहीं रही है, फिर से क्लिक करते हैं खुलती है कि नहीं खुलती है। फिर से खोली, फिर से नहीं खुल रही है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, अलग से ही एक काम करते हैं, अलग से गूगल पे आके सीधा करते हैं जो भी आपकी कास्ट है। फॉर एग्जांपल एससी के अगर आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हैं एससी सेंटर लिस्ट नंबर, ठीक है। अगर आप डालेंगे तो आपके सामने लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट आ जाएगा, और पीडीएफ खुलती है कि नहीं खुलती है देखते हैं। खुल जानी चाहिए आई थिंक, मुझे लग रहा है। खुलने दो आगे। अब ठीक है, अब आपको स्टेट वाइज निकालनी है। आपका जो स्टेट है उसकी आप निकाल सकते हैं। अरे ठीक है, आप स्टेट वाइज निकाल सकते हैं। लाइक राजस्थान है तो आप राजस्थान के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास में जो राजस्थान में शेड्यूल ट्राइब में जितनी भी कास्ट है उनके नाम आ जाएंगे, और आपको यहाँ से नंबर लेना है, ठीक है। जो भी आपकी नंबर है आप उस नंबर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी गारो गोरिया गोडा गोराडा इनमें से कोई भी है तो आप जैसे 27 नंबर है तो उसके ऊपर से आप नंबर ले सकते हैं, ठीक है। तो जो नंबर है वो आप ले सकते हैं। इसी तरह ओबीसी की देख सकते हैं अपन, ओबीसी डालेंगे, ओ बी ओबीसी सेंट्रल लिस्ट, ठीक है। क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगी। क्लिक करके ये फिर नहीं खुल रही है। ओवरऑल ओबीसी की वेबसाइट में, ओबीसी जो वेबसाइट है इस पे दिक्कत है, यूपीएससी की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पहले से नाम पता है, मुझे नंबर पता है, तो उसको मैं मेंशन करके आगे बढ़ता हूँ यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। अब नाउ कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। कास्ट सर्टिफिकेट के नंबर और ये सारी चीज़ मुझे वापस रिन्यू करनी है। और यहाँ पे इसको भी ध्यान में रखना है कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो उसकी जो साइज़ है वो क्या है, 50 केबी और 300 केबी के बीच में होना चाहिए। और फॉर्मेट को आप पीडीएफ के नाम से सेव करेंगे और उसको फिर आप अपलोड करेंगे, ठीक है। इसको कुछ दिखाया है क्या? हुँ, फे फेस कास्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम डिजी लॉकर। तो एक काम कर लेते हैं ना, डिजी लॉकर से डायरेक्ट ही क्लिक कर लेते हैं। आप सबसे बढ़िया एक काम कर सकते हैं कि आप आपका जो डिजी लॉकर है उसको आधार के साथ में लिंक करके क्लिक कर सकते हैं। और एक बार अगर आप डिजी लॉकर के साथ में क्लिक कर ले अपडेट कर लेंगे ना, तो यहाँ पे फेस फ्रॉम डिजी लॉकर का ऑप्शन आ रहा है। इस पे क्लिक करते ही आपके सारे डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर के साथ में कनेक्ट हो जाएँगे, और आपको एक-एक चीज़ अलग-अलग अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार के लिए मैं अपना डिजी लॉकर का जो अकाउंट है उसको एक बार के लिए बना लेता हूँ, और उसको कर लेते हैं वीडियो को बीच में रोक के, वो वाली प्रोसेस करके फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अभी मैंने कमाल की चीज़ देखी, डिजी लॉकर सबसे बेस्ट। ये मैं अलग से एक बार वीडियो बनाकर भी आपको बताऊंगा। बहुत आसान है। आपको करना क्या है, डिजी लॉकर की वेबसाइट पे आना है। आपको आपके आधार कार्ड के साथ में इसको लिंक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट को सिलेक्ट करके आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनको आप ऑनलाइनली डिजी लॉकर पे ला सकते हैं। वैसे मैंने कभी इसको पहले एक बार आईडी बनाई थी पर कभी इसको मैंने इतना यूज़ नहीं किया। अभी मैंने देखा तो रियली सरप्राइज करने वाला एलिमेंट इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। अ, आपका सारा डाटा इसमें ऐड ऑन हो जाता है। वेबसाइट पे आके फिर आप डिजी लॉकर पे आके जो डिजी लॉकर है उसको आप यहाँ से परमिशन दे सकते हैं। मैं आपको ये इसके लिए बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आप सारे डॉक्यूमेंट को इंडिविजुअली अपलोड करना नहीं चाहते। आप नहीं चाहते कि एक-एक की फ़ोटो खींचे अपलोड करें, इतनी भेजामारी नहीं करना चाहते, तो आप सीधा डिजी लॉकर से अपलोड कर दो, सारा काम हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है। तो क्लिक करेंगे डिजी लॉकर पे, फ़ोन नंबर डालेंगे, जो आपके पासवर्ड थे वो डालेंगे और आपका काम हो जाएगा। यहाँ से इसको करते हैं अ, ठीक है।
ओटीपी आएगी आपके पास में, बिना ओटीपी के कुछ भी नहीं करेगा। ओटीपी आ जाएगी और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपसे पूछ रहे हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले सकता है। ऑल पे क्लिक कर लेना, जो जो जरूरत होगी वो ले लेगा यूपीएससी। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा टाइम लेगा और यूपीएससी सारा डाटा अपनी वेबसाइट पे ले लेगा डिजी लॉकर से। हो गया काम? देखते हैं कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बीच में रुकी साइट। अरे हाँ 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 हाँ, फिर से शुरू करना पड़ेगा। ऑल तो शुरू से शुरू नहीं करना पड़ेगा। फ़ोन नंबर डाल के बस सीधा रजिस्टर करके कंटिन्यू करते हैं वहीं पे लाके। ठीक, या आप ये चीज़ आपके साथ भी बार-बार होगी। फॉर्म फिल करने की कोशिश करेंगे, वेबसाइट बीच में रुक जाएगी, बीच में आपको रीडायरेक्ट कर लेगी, ऐसा होगा। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ से आपने रुका है फिर से आप कंटिन्यू करेंगे। यूपीएससी आपको जहाँ तक आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए थे, वहीं से आगे कंटिन्यू करेगा। ठीक है? मतलब आपने पहले यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन कर लिया था, तो वो आपका फिल आएगा अब आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ किसको फिल करना है आगे? कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को। देखिए, जैसे फ़ोन नंबर वगैरह डालेंगे तो आप सीधा इस वाले पोर्टल पे आ जाएँगे। अब आपको सीधा क्या करना है, जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है, इस पे क्लिक करके आप सीधा मैनेज पे क्लिक कर सकते हैं या फिर एडिट प्रोफाइल और मैनेज से क्लिक करते हैं ना, मैनेज डैशबोर्ड। और यहाँ से नहीं होगा, बैक आना पड़ेगा फिर से आई थिंक। प्रोफाइल, होम पे आते हैं, ठीक है। इसके बाद में एडिट प्रीव्यू एंड कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे आगे। अभी आपसे मैंने जहाँ तक फिल किया था वहीं तक मैं आपको लेके आता हूँ। अपन अभी तक कहाँ तक आ गए थे? यहाँ तक, ठीक है। अब इससे आगे अपन बढ़ते हैं। अपन यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे थे, यहाँ तक काम हो गया था और अपन डिजी लॉकर से कनेक्ट कर रहे थे। अब जब यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, अरे हाँ देखिए, यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट। अच्छा, एडिट पे क्लिक करना पड़ेगा। एडिट किया, फेच कास्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम डिजी लॉकर। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं, अब ये डिजी लॉकर से लेता है कि नहीं लेता। अब देखिए, अब आपको कुछ भी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अ, आपसे सारी इन्फॉर्मेशन इसने डिजी लॉकर से ले ली है। जो जो जानकारी इसको चाहिए थी वो ले ली है। एक बार के लिए मैं रीचेक कर लेता हूँ और देख के बताते हैं कि क्या क्या सीन है अभी। जब आप ये डिजी लॉकर से कनेक्ट करेंगे ना, तब आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है वगैरह है, ये तो आपको खुद मैन्युअली अपलोड करना पड़ेगा, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो इसको एक बार अपन एडिट कर लेते हैं। जो डेट है उसको एडिट कर लेते हैं। जैसे आप अपन यहाँ पे डिजी लॉकर से कनेक्ट करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको वापस से सर्टिफिकेट अपलोड करने का जो ऑप्शन है वो हट जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली रिमूव एक्सेस फ्रॉम द डिजी लॉकर, तो डिजी लॉकर से यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है काम। ठीक है, अगर आप अभी साइड पे देखते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली अपलोड करने का ऑप्शन आ गया। आप एक बार यहाँ से रीचेक भी कर सकते हैं। डिजी लॉकर कनेक्ट कर लिया, इसके बाद में आपको प्रीव्यू का ऑप्शन दिखेगा। आप प्रीव्यू पे कनेक्ट करके आपके पास में फाइल डाउनलोड हो जाएगी जो आपने अपलोड की है। उसको आप देख सकते हैं कि वो सही अपलोड हुई है या नहीं हुई है। डिजी लॉकर से कनेक्ट है तो आपको फाइल अपलोड करने की अभी कोई ज़रूरत है नहीं। और आगे अपन देख लेंगे, एक बार के लिए सारे सर्टिफिकेट नंबर वगैरह डाल देते हैं। ये मेरे पहले के अपलोड हो रखे हैं, तो अभी अपन जो लेटेस्ट है उसको अपलोड कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये अपना कास्ट सर्टिफिकेट की सही जानकारी अपलोड करने के बाद में आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आपसे पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है। सबसे पहला सवाल, क्या आपके पापा के पास में पैन कार्ड है? अगर है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। मेरा मानना है कि अगर है तो आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे तो आपको बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे दिक्कत नहीं आएगी। फिर सवाल पूछा जा रहा है आपके पापा के आधार कार्ड के बारे में। यस पे आप क्लिक करके आप नंबर डाल सकते हैं। आपके माँ के पास में पैन कार्ड है या नहीं है? अगर नहीं है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने पे ये विंडो भी ओपन हो जाता है। आप नो पे भी क्लिक कर सकते हैं। अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर नहीं है तो आपको बनाना ही पड़ेगा। है तो ठीक है, नहीं है तो इट्स ओके। ठीक है? और आप अपडेट कैटेगरी इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। एक बार के लिए है ना, इसको वापस से देख लेते हैं कि सही से तो हुआ है ना? हो गया, डाउनलोड हो गया ना? तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि जो डाला है वो सही तो। सो यहाँ से अपन सीधा फाइनल सबमिट करके आगे बढ़ जाते हैं।
यस, करेक्ट, ओके। ये इन्फॉर्मेशन आपकी फिल होगी फिर आपके डिसेबिलिटी की। अगर आप डिसेबल है तो ओके, अगर नहीं है तो आप नो पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद में आप नेक्स्ट पे क्लिक करके, ये वेबसाइट काम नहीं कर रही है, क्या सिस्टम है? ठीक है। डिसेबिलिटी का फिल करने के बाद में आप आपके एड्रेस को फिल करेंगे। एड्रेस वाले इन्फॉर्मेशन में आप जो आपकी मांगी जा रही है वो सारी आप इन्फॉर्मेशन डाल देंगे, आप कहाँ के रहने वाले क्या है। ओके करके आप आगे बढ़ जाएंगे। फिर आपसे आपका एजुकेशनल डाटा मांगा जा रहा है, ठीक है। और आई थिंक इसने सारी जानकारी जो मेरे पहले से ऑलरेडी फिल थी वो यहाँ पे मेंशन है। बाकी अगर आपने आप चाहे तो अलग से आप अपलोड कर सकते हैं, अगर आपके पहले से फिल नहीं है तो। आप यहाँ पे आपके 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और आपके ग्रेजुएशन की मार्कशीट को वो नंबर को अपलोड करना पड़ेगा। और साथ में एक्शन तो कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है ना, पीडीएफ तो मांगी जा नहीं रही है, सिर्फ आपसे नंबर मांगे जा रहे हैं आई थिंक। देखते हैं क्या सिस्टम होता है। ठीक है। आपसे यहाँ से पीडीएफ नहीं मांगी जा रही है, सिर्फ और सिर्फ आपके नंबर मांगे जा रहे हैं। बाद में आपसे पूछा जा रहा है क्या आप किसी एम्प्लॉयमेंट में पहले से है या नहीं है। अगर है तो यस, नहीं है तो आप नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर आपसे पूछा जा रहा है अचीवमेंट के अंदर, तो डू यू हैव एनी अदर अचीवमेंट। यस करेंगे तो कुछ आ रही है, नहीं आ रही है। अचीवमेंट में क्या डालेंगे? अब यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि को डालना ज़रूरी है यहाँ पे। वैसे अगर आपको लग रहा है कि आपके पास कुछ है तो आप डाल देना। मैं तो इसको ऐसे ही करके आगे फिल करूँगा, देखते हैं कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अ, कुछ डाल देते हैं, ऐसे ही अपन लिख डालते हैं, ठीक है। अपन क्या डाल देते हैं? प्राइस, पोजीशन और द डिस्ट्रिक्शन लीडर, हेड कॉलेज, ठीक है। ठीक है, लीडरशिप पोजीशन पूछ रहे हैं तो अपन डाल देते हैं मॉनिटर पेन क्लास 10th, ये डाल देते हैं नॉर्मली, ठीक है। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी या इंटरेस्ट कुछ है तो अपन डाल देंगे, क्या डालें? कंपटीशन, साथ में डाल देंगे। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि ये आपका डेफ नहीं है, ठीक है। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये डेफ है। फॉर एग्जांपल अगर आपका यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाएगा तो आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तब आपसे ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से जो ली जा रही है वो भरी जाएगी। नहीं, आपका प्री हो जाएगा, फिर मेंस होगा, मेंस के टाइम पे आपसे डेफ भरा जाएगा और आपसे मेंस होने के बाद में आपसे डेफ सेकंड भरा जाएगा। तो डेफ सेकंड के टाइम पे आपको वापस से सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी कि आपका इंटरेस्ट क्या है, हॉबी क्या है, वो वहाँ पे मेंशन करनी है। तो इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे थोड़ा बहुत डाल दो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। मैं नॉर्मल डाल के आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है। और अपडेट कर लेते हैं, अपडेट, ठीक है। यस, क्लिक कर लेते हैं, ओके। और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ से जो सवाल पूछा जा रहा है ना वो गजब सवाल है, ठीक है। सवाल ये पूछा जा रहा है क्या आपने अभी यूपीएससी में पहले कोई एग्जाम दिया था या नहीं दिया था। सवाल ये पूछा जा रहा है। अगर यस तो आप यस पे क्लिक करेंगे और अगर नो तो आप नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अ, ठीक है, सबसे पहला सवाल पूछा जा रहा है, हैव यू एवर डिबर्ड फ्रॉम द यूपीएससी फ्रॉम एनी एग्जामिनेशन ऑफ सिलेक्शन। कहने का मतलब आपको क्या यूपीएससी से कभी बाहर किया गया है, कभी आपको धक्के मार के यूपीएससी ने निकाला है क्या बाहर। फॉर एग्जाम्पल आपने कभी कोई नकल वगैरह मारी हो तो आप यूपीएससी आपको बाहर कर सकता है। ऐसा हुआ है तो यस, अदरवाइज नो। और अगर आपने यूपीएससी का पहले कोई एग्जाम दिया है तो आप यस पे क्लिक करेंगे। एग्जाम दिया है तो अटेम्प्ट कितने दिए वो आप मेंशन करेंगे और जो जानकारी वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना, आपको यहाँ पे रोल नंबर पूछे जाएंगे कि आपके रोल नंबर क्या थे। अगर आपको याद है तो आप रोल नंबर डाल देना, और अगर आपको याद नहीं है तो आप 00000 जितने नंबर है उतने आप 00 डाल के आगे बढ़ जाना। कोई चिंता नहीं है, आप ऐसे करके आगे बढ़ सकते हैं, उसकी कोई ऐसे लोड लेने वाली बात है नहीं, ठीक है। और नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। अब आपसे मेन चीज़ जो इस बार नहीं आई है वो आई है, आपका सिग्नेचर, आपका फोटो और आपका लाइव फोटो। तो अभी अपन अपलोड करेंगे सिग्नेचर, फोटो और ये सारी चीज़ें लाइव अपलोड करेंगे, ठीक है। सो एक बार के लिए अब यहाँ पे कुछ एक नियम मैं आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहला नियम सिग्नेचर के लिए, ठीक है। सिग्नेचर आपको 3 अपलोड करने हैं। 3 अपलोड कैसे करने हैं मैं आपको एक फ़ोटो के माध्यम से बता देता हूँ। उम, मैंने
फ़ोटो सेव कर रखी थी ना, दिखा देते हैं आपको। हुँ। मैं आपको स्क्रीन पे एक सिग्नेचर का एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ। कुछ इस तरीके से आपको सिग्नेचर को अपलोड करना है। देख लीजिए, 3 साइन, 1, 2, 3 की नंबरिंग। बाकी मैंने एक वीडियो अलग से बना के दे रखा है कि सिग्नेचर को कैसे रीसाइज़ करना है, कैसे इसका डायमेंशन को सेट करना है। अगर आपको वो नहीं आ रहा है तो आप उस वीडियो को देख लेना। यहाँ पे फालतू में उतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको साइज़ जो रखनी है वो सीधी-सी बात है 100 केबी से कम और 20 केबी से ज़्यादा रखनी है। डायमेंशन जो इसका रखना है, वो भी आप ध्यान में रखना है। इसका डायमेंशन 350 इंटू 500 ये डायमेंशन होगा तभी अपलोड होगा, अदरवाइज़ आपको अपलोड होने में बहुत दिक्कत आएगी। थर्ड थिंग, आपका जो ये साइन है ये जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट में फाइल होनी चाहिए। एंड आपको इस फाइल का नाम जो सेव करना है वो क्या करना है, सिग्नेचर, इस नाम से आप सेव करेंगे। अगर आपने ऐसा सब कुछ किया है तो यहाँ पे आप डालेंगे और अपलोड हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं भी अपलोड करके आपको बताता हूँ और हो भी जाएगा, ठीक है। एक्सेप्ट और होता है कि नहीं होता, आ गया ना यहाँ पे, ठीक है। ओके करेंगे और अपडेट ट्रिपल सिग्नेचर, ये इस पर क्लिक करेंगे। अब देखते क्या होता है कि नहीं होता। काफ़ी लोग शिकायत करते हैं कि मेरा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। ये देखिए हो गया। यहाँ पे आप देख के क्या आ रहा है, हो गया ना, अपलोड हो गया शायद, ठीक है। तभी ऑप्शंस नहीं आ रहा है यहाँ पे। नो फाइल सूजन, अच्छा कोई भी फाइल अपलोड क्यों नहीं हो रही है, क्या दिक्कत आ रही है, चेक करते हैं इसको। आई थिंक सिग्नेचर जो है वो अपलोड हो गया है और एक बार अपन फाइनल जब ओके करेंगे तो और आपसे बता दिया जाएगा कि हुआ है कि नहीं हुआ है। देख लेते हैं क्या सिस्टम होता है, ठीक है। हम्म, अब आप आगे आएँगे, सबसे ऊपर मुझे फ़ोटो अपलोड करना था, मैंने सिग्नेचर को पहले अपलोड कर दिया। अब फ़ोटो के लिए जो गाइडलाइन है वो भी आप देख लेनी है, देख लीजिए। फ़ोटो आपका कुछ इस तरीके से होना चाहिए, ना कि कुछ इस तरीके से, जिसमें आपका मैक्सिमम पोर्शन आपके बॉडी का दिखाया जा रहा है। और यूपीएससी का कहने का मतलब ये है कि आपका मैक्सिमम पोर्शन आपके चेहरे का होना चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, एक अच्छी-सी फ़ोटो तैयार करते हैं अपनी। अ, देखते हैं कोई अपने पास फ़ोटो पड़ी है कि नहीं पड़ी, जो सही फ़ॉर्मेट में हो। होनी ही चाहिए, नहीं है तो अपलोड करनी पड़ेगी अब फ़ोटो को यहाँ से। ठीक है, एक लेटेस्ट फ़ोटो लेते हैं, उसको एडिट करके डालते हैं यहाँ पे। ठीक है, फ़ोटो अपलोड करने के लिए जो नियम है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपकी जो फ़ोटो है वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, देखिए। आपकी फ़ोटो में मैक्सिमम पोर्शन आपके चेहरे का होना चाहिए। अब आप ये देखिए कि एक फ़ोटो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, एकदम नॉर्मल फ़ोटो दिख रही है ना, ये भी रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि इसमें आपके कंधे का पोर्शन ज़्यादा है। ये भी रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि इसमें भी बिकॉज़ ये रिजेक्ट क्यों हो रही है? क्योंकि इसमें फेस कवर 2/3 से कम है। ये एक्सेप्ट हो जाएगी, जिसमें सिर्फ़ फेस का पोर्शन ज़्यादा आ रहा है। ये रिजेक्ट हो जाएगी, बाकी सारी रिजेक्ट हो जाएगी। तो एक्सेप्ट होने के लिए आपका चेहरे का पोर्शन ज़्यादा, फेस का जो पोर्शन है वो सामने आना चाहिए, ठीक है? ये सिस्टम आप समझ गए हैं। बाकी आपकी जो फ़ोटो होनी चाहिए वो 20 केबी से ज़्यादा और 200 केबी से कम होनी चाहिए उसकी साइज़। तो अपन एक बार के लिए सेट कर लेते हैं फ़ोटो को। फ़ोटो का जो पोर्शन है वो भी मैं आपको एक बार के लिए दिखा देता हूँ। एक बार के लिए आते हैं, गैलरी को खोलते हैं। ये मेरी फ़ोटो है, ठीक है? अब इसमें देखेंगे तो आपका ये फ़ोटो थोड़ी-सी इसको एडिट करनी पड़ेगी, ठीक है? तो यहाँ आते हैं और इसको पहले रीसाइज़ इमेज करते हैं। रीसाइज़ इमेज करने से पहले एक बार क्या करते हैं कि इसको थोड़ा-सा क्रॉप कर लेते हैं। इसमें एडिटिंग का ऑप्शन आ रहा है क्या? कहाँ से एडिट होगी ये? एडिट आ रहा है ना? ये रहा। तो एडिट पे जाके इसको थोड़ा-सा सेट कर लेते हैं।
ओपन होने दो इसको। ये वैसे विंडो के अंदर होता है, आप कोई भी लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें एडिटिंग का ऑप्शंस आ ही जाएगा आपके पास में। एक साथ में इतने सारे विंडो खुले हुए हैं, रिकॉर्डिंग भी हो रही है और हाई क्वालिटी का कैमरा भी लगा हुआ है। इसके कारण खुलने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ठीक है। तो इसको अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। अरे, और ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब ऑल ओके हो गया, ठीक है। और इसको अपन सेव एज पे क्लिक कर लेते हैं। सेव एज, सेव पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब हो गया। अब इसको रिसाइज करते हैं। रिसाइज कैसे करेंगे, आपको ऐसे दिख तो रही है ना स्क्रीन में सब कुछ जो मैं कर रहा हूँ वो। आई थिंक दिखना चाहिए जहाँ तक मुझे पता है। कहाँ गया रे वो, ये है ना, अरे यही था ना अभी जो किया है वो। अरे यार, क्या कर दिया मैंने, ये वाला है। अब इसके ऊपर आएंगे तो आपको यहाँ पे रीसाइज का ऑप्शन दिख रहा होगा, रीसाइज इमेज का। अब इसको देखिए, ये करीब 300 केबी का है और इसको अपन को 200 केबी के अंदर लेके आना है। अपन इसको 211, 180 केबी, सेव पे क्लिक करते हैं। सेव पे क्लिक होने के बाद में इसका नाम क्या रखना है। अच्छा, इसका नाम आई थिंक विंडो में जाके देखते हैं क्या नाम रखना है इसका। केबी फेस केबी एंड, ठीक है। इसका नाम क्या रखना है, स्क्रीन पे दिख रहा है क्या कुछ। फोटो के नाम से इसको सेव करना है, तो आप इसको फोटो के नाम से सेव कर लेना। इसको फोटो के नाम से सेव कर देते हैं, फोटो, और सेव। ये हो गया, फोटो के नाम से सेव हो गया है। अब इसको अपन अपलोड कर लेते हैं। हम्म, ठीक है। तो इसको बंद करके वापस से इसको खोल देते हैं और यहाँ से अपन फोटो को अपलोड कर देते हैं। नीचे आ जाइए, आई अंडरस्टैंड एंड आई एक्सेप्ट, क्लिक करेंगे और फोटो अपलोड पे ओके करेंगे और ये अपलोड, ओके, अपडेट फोटो, यस, सबमिट। अब क्या हुआ, हुआ है कि नहीं, वो ये भी समझ में नहीं आ रहा है। देख, तो यहाँ पे कुछ रहा नहीं है। अच्छा, ये हुआ है ना, यहाँ से ऊपर अपलोड का ऑप्शन आ गया ना। देख भी सकते हैं यहाँ से अपन क्लिक करके। सिग्नेचर हो गया, फोटो, फोटो भी हो गया। फोटो से टेढ़ा मेढ़ा कैसे हो गया, आई थिंक ये दाया का बाया कर रहा है यूपीसी, ठीक है। पर हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। और अब हमें यहाँ पे अपलोड करना है लाइव फोटो। अब लाइव फोटो का क्या सीन है वो भी देख लेते हैं। कैप्चर फ्रॉम, इसको देखिए, आप लाइव फोटो के अंदर भी देखिए, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। कि आपका जो लाइव फोटो होगा, इसको अगर आप चाहे तो लैपटॉप से अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके लैपटॉप का कैमरा बहुत अच्छी क्वालिटी में है तो आप इससे अपलोड कर सकते हैं। और अगर इतने क्वालिटी में नहीं है तो आप चाहे तो आप आपके फ़ोन के कैमरे से भी अपलोड कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप जब फ़ोन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास में एक क्यूआर कोड आएगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे कि कैप्चर फ्रॉम दिस डिवाइस, तो इससे हो जाएगा। और कैप्चर फ्रॉम मोबाइल, तो जैसे मोबाइल से क्लिक करेंगे तो आपके पास में एक क्यूआर कोड आ जाएगा। इस क्यूआर कोड को जैसे ही आप स्कैन करेंगे अपने फ़ोन के कैमरा से, कैमरा से नहीं मतलब आपके फ़ोन में स्कैनर का एक ऑप्शन होता है, हर एक के फ़ोन में होता है। तो स्कैन करेंगे तो आपके साथ में एक साइट खुल जाएगी, उस साइट को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे क्या हो रहा है, खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। हाँ, इसके ऊपर आएँगे तो आपके पास में डायरेक्ट वेबसाइट के ऊपर जाने का ऑप्शन आ जाएगा। मेरे पास में कैमरा जो है लैपटॉप का वो ठीक है, जो आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं कि इसकी कैमरे की क्वालिटी कितनी सॉलिड आ रही है। तो अब अपन क्या करते हैं, इसको यहाँ पे लगा लेते हैं। इसको लगा नहीं लेते हैं, इसको रख ही लेते हैं नीचे, ठीक है। इसको रख लिया नीचे और मैं यहाँ से पहले कैमरा ऑफ करता हूँ ताकि वहाँ पे दिखेगा मेरा कैमरा। तो इसको यहाँ से पहले ऑफ करते हैं। इसको कर लेते हैं ये वाला। ऐसे बंद कर लिया और अब अपन यहाँ से आके कैप्चर डिस डिवाइस करते हैं। पहले कैमरे की परमिशन को ऑन तो करना पड़ेगा ना, यहाँ से कैमरा ऑन करते हैं। अब करते हैं अपलोड, कैप्चर फ्रॉम दिस डिवाइस, आ रहा है ना। अब ठीक है, इसको सेट करते हैं थोड़ा सा। जो लाइट आ रही है, लाइट को भी सेट करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, सही तो हो रहा है ना ये।
क्या इसके अंदर कुछ सिस्टम करना पड़ेगा फ़ोटो का। आप देख पा रहे हैं क्या, इसमें रिकॉर्डिंग हो रही है क्या? इसको कुछ तो सेट करना ही पड़ेगा। कैसे करते हैं समझते हैं इसको, क्या करना है। हाँ, तो कुछ इस तरीके से फ़ोटो आ रही है ना, तो इसको अपन कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है? थोड़ी सी स्माइली फेस के साथ में, ठीक है? फ़ोटो सही आई है, ओके आई है, ऑल ओके है, ठीक है? इसको थोड़ा-सा बढ़ा देते हैं। ऑल ओके, लाइव फ़ोटो अपलोड हो गई है अपनी। दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, ठीक है? और इसको क्रॉप एंड अपलोड एंड क्रॉप लाइव फ़ोटो कर लेते हैं। यस, आई अपलोड इट। द फेस अनक्लियर परमिट 3/4 75% कवरेज। इसको अपन काम करते हैं, 75 कवरेज करना है ना इसको, 75 कवरेज करते हैं इसका, ठीक है? अब हो रही है, और इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब हो रही है ना? अभी तक नहीं हो रही है। तो पूरा फेस ही डाल दिया क्या इसमें फिर? अब हो गई ना? इसमें जो लाइव फोटो दिख रही है वो मुझे लग रहा नहीं है सही आ रही है। क्यों फोटो सही नहीं लग रही है, इसको फिर से शूट करते हैं। मुझे लग रहा है इसको मैं फिर से सेट करता हूँ, मुझे सेट लग नहीं रही है। थोड़ा और जूम आउट करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। ठीक है, अब सर ठीक है, ठीक है। अब इसको सेट करते हैं पूरा 75 के पास में। ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे तो सेट ही नहीं होगा। एक तो मुंह बहुत बड़ा है मुझे लग रहा है शायद मेरा। और यूपीएससी एक तरह से देखे तो हरास करता है लोगों को, सही देखा जाए ना तो। अपलोड होगी, ठीक है? सो वापस से कैमरा ऑन कर लेते हैं, कैमरा आ जाएगा अपने यहाँ पे वापस से। इस प्रो आ गया। अब इसको, यार ऐसे कैसे शूट हो रहा है, इसको थोड़ा सेट करते हैं पहले। हम्म, ठीक है। और फिर से वेबसाइट पे आते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमने क्या क्या कर लिया है। हमने फोटो अपलोड कर दिया है, सिग्नेचर अपलोड कर दिया है, सब कुछ अपलोड हो गया है। और अब अपन गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो गया। वाह, लाइव फोटो अपलोड होगी, अपडेट फोटो होगी। सब कुछ अपलोड होने के बाद में व्यू एंड प्रिंट माई प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। तो ये अपनी प्रोफाइल यहाँ पे ऑल ओके हो गई है। आप देख सकते हैं कि अपना फॉर्म लगभग जो मेन कॉमन एलिजिबिलिटी कॉमन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अपना फिल हो गया है यहाँ पे, ठीक है? फॉर्म को मैंने पूरा पढ़ लिया है, सब कुछ कर लिया है। पूरा 1 घंटा लगा मुझे कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने में। और अब यहाँ के बाद में अपन को क्या करना है, सब ऑल ओके है ना? अब इसके ऊपर क्या करना है, डिक्लेरेशन है, ठीक है?
प्रिंट पे क्लिक करना ज़रूरी है क्या? क्या सिस्टम है इसका? प्रिंट के बाद में इसको सेव करना होगा आई थिंक। सेव भी कर लेते हैं। अब क्या करना है? सेव कर लिया। अब इसको वापस से क्या करना है? यहाँ तक तो हो गया, अपना फॉर्म फिल तो हो गया, इसके बाद में क्या प्रोसेस है इसकी? कॉमन एलिजिबिलिटी फॉर्म तो फिल हो गया है। अब इसके बाद में इसको हो गया है, प्रिंट भी हो गया है। अब आगे कहाँ पे बढ़ना है? यहाँ पे सीधा आगे बढ़ने का ऑप्शंस नहीं आ रहा है क्या? ठीक है, अब अपना यहाँ से काम हो गया है। अब इसको डायरेक्टली ठीक है, अब इसके बाद में आप क्या कीजिए, सीधा होम पे आ जाइए। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन ये तो फिल बता रहा है, इसमें क्या दिक्कत है फिर? सब कुछ ऑल ओके तो है। ठीक है, ऑल ओके हैं। गो टू द डैशबोर्ड, ये हो गया, सब कुछ हो गया है। अपडेट फोटो हो गया है। ठीक है, ये कॉमन एलिजिबल जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ से सबमिट हो गया है। अब इसके बाद में आपको एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल करना है, जो कि अपन यूपीएससी के लिए अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले व्यू एग्जामिनेशन नोटिस को देख लेंगे। जो यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ रखा है उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। जो जो आ रखा है उसको देख लिया, तो अपन को पता है अपन को यूपीएससी का फॉर्म अप्लाई करना है। तो अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन पे क्लिक करेंगे। अभी भी प्रोसेस बची हैं, बहुत ज़्यादा बची हैं। अब एक काम कर ले क्या, अभी तक जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ है ना, उसको एक पार्ट में रख लेते हैं, और सेकंड पार्ट के लिए अपन सेकंड वीडियो बना लेंगे, जिसमें अपन सेकंड पार्ट को शूट कर लेंगे। इसके बाद वाले वीडियो को आप सेकंड पार्ट में देख लेना, क्योंकि उससे क्या होगा कि कहीं बीच में अटक गया तो फिर से पूरी प्रोसेस रुक जाएगी। तो यहाँ तक काम कर लेते हैं, और सेकंड पोर्शन को अभी हाथों हाथी में शूट कर लूँगा। ठीक है, तो इसको यहाँ तक सेव कर लेते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में आप सेकंड वीडियो को भी देख लेना।